किताबी समाज सेवक भी और देश को बचाने वाले जिम्मेदार साथीगण, मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ, आभारी हूँ। और आप देख ही रहे हैं लगातार देश प्रदेश के रोहतक के क्या हालात हैं। अभी मैं एक श्रद्धांजलि सभा से आया हूँ, तो एक नौजवान 24.5 साल का साथी गरीब समाज वाल्मीकि समाज से जिनका संबंध था और दिन दहाड़े वो इस तरीके से किया गया, सार्वजनिक स्थान पर जिस तरीके से वो मर्डर हुआ, आज भी परिवार के लोग और उधर जो सामाजिक जो साथी थे वो सब यही कह रहे थे कि जी अभी तक इसमें उचित कार्रवाई आज तक हुई नहीं। और बहुत से जो राजनीतिक जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं इस इलाके के, वो तहकीकात को भी और पूरे केस को अपने राजनीतिक प्रभाव के माध्यम से उसमें हस्तक्षेप करके उसको बदलने का काम कर रहे हैं। स्थानीय विधायक का भी नाम उसमें आया है और भी लोगों का नाम आया है, क्योंकि उनके ड्राइवर हैं, कुछ लेडीज़ का उसमें नाम आया है। हम तो यही कहेंगे कि शासन प्रशासन अपना काम करे और पूरी निष्पक्षता के साथ करे और दोषी कोई इसमें बख्शा ना जाए। इसके लिए सब लोगों को मिलकर के प्रयास करने चाहिए। मीडिया ने भी पूरे मुद्दे को हाईलाइट किया है। ये एक इंसिडेंट है, ऐसे रोज़ कुछ न कुछ इंसिडेंट। कामेश वाला जो जिक्र किया आपने क्या लगता है आपको इसमें कहाँ कुछ क्या कर? देखिए, मैं तो कोई तहकीकात वाला तो नहीं हूँ, मैं तो जो वहाँ पर लोगों ने बोला पिछले कई दिन से जो हम सोचने समझने में पढ़ने में लगे हुए हैं, वहाँ यही आता है कि कुछ लोग उसमें जो दोषी हैं उनको बचाने में लगे हुए हैं। तो इतना ही मैं कहूँगा कि अपराध और अपराधियों को कोई भी संरक्षण देगा तो उससे हालात और बिगड़ेंगे, हालात सुधरेंगे नहीं। क्योंकि आपने स्थानीय विधायक के बाद उनका भी जिक्र किया है। नहीं, वहाँ लोग जिक्र कर रहे हैं कि उनका एक ड्राइवर उसमें शामिल था और वो उसको प्रभावित कर रहे हैं। तो ये साँठ-गाँठ जो चल रही है, अगर विधायक स्थानीय विधायक प्रभावित कर रहा है तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत ही चिंता का विषय है। और इससे पता चलता है कि जो पद है और उनका जो जिम्मेदारी है जिस तरीके की बनती है निष्पक्ष लोगों के साथ खड़ा होने की, वो नहीं खड़े हो रहे हैं। और इसी तरीके से पूरे प्रदेश के अंदर हालात हैं। आज मुख्यमंत्री जी ने 600 दिन का अपना लेखा जोखा दिया है, वो तो आप बताएंगे क्या उन्होंने बोला और कहाँ कितने कन्विंस आप हैं। मैं तो मुख्यमंत्री जी से 4-5 मुद्दों के ऊपर कुछ सवाल, उन्होंने 600 दिन का पूछा, मैं 6 बातें पूछ लेता हूँ। और मुख्य 6 बातें यही हैं कि पिछले 7 महीने से किसान, मजदूर, इस प्रदेश का आड़ती वो बॉर्डर के ऊपर बैठा है। आपने आज तक उनके दर्द और उनके मर्म को क्यों नहीं समझा? और समझा तो फिर आपने किया क्या? और ये कब तक इस तरीके से चलता रहेगा? एक तरफ किसान वहाँ 600 से ज़्यादा शहीद हुए, इनकी जो हठधर्मिता है उसकी भेंट वो चढ़ गए, और दूसरी तरफ पूरा, चाहे वो हमारा उद्योग हो, वो पूरी तरीके से प्रभावित है। 2 बॉर्डर कंप्लीट सील हैं और बाकी जगह भी पूरे प्रदेश के ऊपर हज़ारों करोड़ रुपए का हर रोज़ लॉस होता है। तो प्रधानमंत्री जी से ये लोग बार बार मिलते हैं और केंद्र के बड़े बड़े नेताओं से मिलते हैं, क्या पिछले 7 महीने के अंदर ये अपने आकाओं को संतुष्ट नहीं कर पाए? ये मेरा पहला सवाल। दूसरा सवाल है कि जो कोरोना महामारी है उसको सरकार ने गंभीरता के साथ क्यों नहीं लिया? केंद्र की सरकार तो चलो वो अपना काम कर रही है,
वो नहीं ले गए, उनसे पूरा देश पूछेगा। लेकिन इस हरियाणा के अंदर जब केरल जैसा प्रदेश वो अपनी ऑक्सीजन पिछले 1 साल में कैपेसिटी को कई गुना बढ़ा सकता है, वो बेहतर तरीके से स्वास्थ्य की सेवाओं को और जो चुनौतियां हैं उसको हैंडल कर सकता है, तो हरियाणा ने क्यों नहीं की। गांव में कोरोना पहुंच गया, हजारों लोग मारे गए, ऑक्सीजन नहीं मिली, वेंटिलेटर नहीं मिले, बेड नहीं मिले, इंजेक्शन नहीं मिले, पूर्व मंत्री उसमें उन्हीं की पार्टी के लोग, वो मौत से मारे गए। और अभी भी जिस गंभीरता के साथ ये लड़ाई लड़नी चाहिए वो गंभीरता सरकार की दिखती नहीं। उन्होंने 1-2 टेम्परेरी हॉस्पिटल बनाए थे, लोग कहते हैं कि बनाने के थोड़ी देर बाद ही वो उठा करके सारे बेड वेंटिलेटर फिर दोबारा चले गए। तो कोरोना की वैक्सीन के ऊपर भी उन्होंने बोला कि ये 2 लाख वैक्सीन धीरे धीरे लगाओ। पूरी दुनिया ये कह रही है जल्दी जल्दी लगाओ, और हमारे मुख्यमंत्री पूरी दुनिया को ज्ञान बांट रहे कि धीरे धीरे लगाओ। सहज बके सो मीठा होए, वो फार्मूला उन्होंने कहीं ना कहीं पता नहीं कहाँ से लिया। इस वैक्सीन के संदर्भ में कौन सा ज्ञानी विज्ञानी बाबा रामदेव श्यामदेव कौन सा उनके हाथ आ गया जिन्होंने बताया कि इसको धीरे से करिए। और इसी तरीके से पेट्रोल डीजल की और महंगाई की जो मार है, पुराने उन्हीं के अगर वीडियो उठा करके देख लो तो वे कहते थे कि अगर पेट्रोल डीजल महंगा होगा तो उसका पूरी महंगाई के ऊपर असर पड़ेगा। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ये समझ में नहीं आ रही है। 100 के पार पेट्रोल पहुंच गया कई प्रदेशों के अंदर, हरियाणा भी धीरे से पहुंच जाएगा वहाँ पर। जब लगातार पिछले महीने भर में करीबन 35-40 बार जब बढ़ोतरी हो चुकी है, तो ये सहज ही है कि इस तरीके का हमें देखने को मिलेगा। कब ये पेट्रोल डीजल के दाम कम होंगे? अंतर्राष्ट्रीय बाजार का हवाला देते थे, उसमें तो अब बहुत कम है। पाकिस्तान जैसा देश वो अपने लोगों को राहत देने की बात करता है, और ये अपने लोगों को प्रताड़ित और शोषित करने का काम कर रहे हैं। तो कम से कम जो वैट है, दूसरे टैक्स हैं पेट्रोल डीजल के ऊपर सरकार लगाती है प्रदेशों की, वो तो कम से कम इनको कम करने चाहिए, ताकि हरियाणा के लोगों को राहत ये प्रदान कर सकें। फसलों की खरीद का जो मामला है, अभी भी बहुत जगह पेमेंट आज तक नहीं गई है। अब ये बातें पता नहीं उन्होंने लिखी है अपनी पुस्तिका, जो मैं तो अभी देख नहीं पाया क्योंकि दूसरे कार्यक्रमों में सुबह से हूँ। और इसी तरीके से जो बेरोजगारी है उसका कैसे सरकार निदान करेगी। पूरे देश के अंदर हरियाणा बेरोजगारी में सबसे ऊपर वाले पायदान पर पहुंच गया है। तो क्या इसकी कोई ठोस रणनीति है? आपने कहा कि हम 75% लोग स्थानीय जो हरियाणा के युवा हैं उनको हम रोजगार देंगे। वो आपकी गाड़ी कहीं आगे चली भी नहीं चली, धक्का स्टार्ट होगी या उसके पहिए लगे हैं, इंजन रखा है उसमें नहीं रखा है, तो कब तक ये बताएंगे कि कब तक हमारे 75% जो युवा हैं उनको किस डेट तक, कितने वर्षों में, कितने महीनों में, उसका कोई आज तक रोड मैप इस सरकार का नहीं आया है। स्थिति आज ये है कि मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो रूलिंग अलायंस के, वो अपने अपने इलाकों में नहीं जा पा रहे, कुछ जगह जा नहीं पा रहे और कुछ जगह जा नहीं रहे। और ज़रूरत इस बात की है कि उनको तुरंत अपने अपने इलाकों में जा कर के, क्योंकि जिस जनता ने उनको वोट दे करके संसद और विधानसभाओं में पहुंचाने का काम किया है, वो इंतज़ार में है कि कब हमारे चुने हुए प्रतिनिधि आएंगे और हमारा जो संकट है, कोरोना से लड़ाई का संकट, महंगाई से बचाने की चुनौती, कानून व्यवस्था इस प्रदेश के अंदर ठीक हो, किसानों की सुध ली जाए, गरीब मजदूर के हित में फैसले हों। ये सारे स्कूलों की व्यवस्था ख़त्म हो गई है।
बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं 2 साल से। डिजिटल इंडिया कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, ना देश में दिख रहा है ना अपने यहाँ दिख रहा है। मैं बच्चों से पूछता हूँ जब जाता हूँ गांव में कि बालको तुम्हारी पढ़ाई हो रही है नहीं हो रही है, तो 1-2 का जवाब आता है जी हो रही है। जिसके पास फ़ोन है, जिसका कोई बच्चा प्राइवेट स्कूल में गया। सरकारी स्कूलों की दयनीय स्थिति है। अगर इसी तरीके से 1-2 साल ये कोरोना और चला गया तो बच्चों का तो जो बुनियाद है वही ख़राब हो जाएगी। और जिस इमारत की बुनियाद ख़राब हो जाती है वो इमारत कितनी मजबूत होगी हम समझ सकते हैं। तो क्या पिछले 1.5 साल 2 साल के अंदर ये सरकार वैकल्पिक व्यवस्था स्कूलों में ढंग की वैकल्पिक व्यवस्था आज तक नहीं कर पाई? और नहीं कर पाई है तो कब तक करेगी? फिर हमारा दूसरा सवाल है। अभी बच्चे चलो ऐसे ही पास कर दिए, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो कुछ न कुछ इन बड़े मुद्दों के ऊपर सरकार को समाधान निकालना चाहिए। ये लिपापोती से बात नहीं चलेगी, हमने ये कर दिया दिखाने के लिए कुछ नहीं हो रहा है। आपने इतना जरूर किया कि जो अधिकारी भ्रष्ट अधिकारी थे पिछली सरकारों के अंदर, उनसे आपने साठगांठ कर ली, उनको आपने बड़े बड़े ओहदे दे दिए। सीबीआई में आपने उन्होंने चार्जशीट किया और कोई कांग्रेसी विपक्ष का आदमी, मैं तो हैरान हूं कि इस देश का प्रदेश का होगा क्या कि सच्चाई को कोई बोलने के लिए तैयार नहीं, गलत के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए कोई तैयार नहीं। विपक्ष का नेता जिसको चार्जशीट में नाम था, उसी चार्जशीट में वही उसमें अप्रूवल देने में लगा हुआ है। ये सांठगांठ का सीधा सीधा सबूत है। तो आपका इशारा मतलब टीसी गुप्ता की तरफ है? बिल्कुल है भाई, डंके की चोट पे है। और वो इसलिए है कि हजारों करोड़ रुपए के घोटाले किए, लाखों करोड़ रुपए कमाए इन लोगों ने, और आज वो मलाई खा रहे हैं फिर दोबारा इस सरकार में। ना बीजेपी में कोई ऐसा आदमी बचा जो उसको काउंटर कर सके, ना कांग्रेस में बचा। ये क्या हो रहा है भाई? और ये कब तक चलता रहेगा इसी तरीके से? जनता उठ रही है, उठेगी, तब तक मैं समझता हूँ कि दूसरे लोगों की भी तो जिम्मेदारी बनती है। जनता कोई चीज़ समझ आएंगे, समझ में आएगा, उसमें समय लगेगा, और जनता इसका बदला लेगी, उसमें भी समय लगेगा। जब समझ में तो आ ही रहा है अब तो धीरे धीरे सारे सांठगांठ। किसको राज्यसभा जितवाई, बोले अब राज्यसभा का ये ऐसे बदला दे दो। मैं देख रहा था किसानों के और दूसरे साथियों के बहुत से वीडियो घूम रहे हैं कि जो खालसा एड के कंसंट्रेटर आए थे, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, वो लोगों ने अपने, अरे भाई लाखों करोड़ रुपया है, अपने पैसे से दे दो। ये तो पूरे हिंदुस्तान में फैक्ट्री लगा करके कंसंट्रेटर बांट सकते थे। जब मर रहे थे तब ऑक्सीजन नहीं थी, कंसंट्रेटर नहीं थे, ना सरकार की तरफ से थे ना विपक्ष की तरफ से थे। अब सारे आगे बोले हम कंसंट्रेटर देंगे, और वो भी कहीं से जुगाड़ जुगड़ कर करा करके। वो किसान सारे बेचारे कह रहे हैं कि आए तो हमारे लिए थे, और ये पता नहीं कैसे क्या करके और झूठा श्रेय लेने की कोशिश है। तो ये सारी स्थिति मैं समझता हूँ कि आज आपके सामने है, और जो पक्ष इसमें है, जिसकी जो जिम्मेदारी बनती है वो उसको करे। और सरकार को अब बहुत समय हो गया है। शुरू में मुख्यमंत्री जी कहते थे मैं तो नया हूँ, 7 साल में भी नए हो। अब नए हो तो पुराने कब तक होगे, और कब तक इन चीज़ों के ऊपर कार्रवाई करोगे? 7 साल से इनकी वो फाइलें ही नहीं निकल पाई है। तो आज तो मैं 600 दिन पे ही बात करूँगा, और बाकी 7 साल की बात करेंगे और 10 साल की करेंगे तो ये तो कह रहे हैं बहुत से मामले निकले। काल में हमने स्वास्थ्य सेवाएं बहुत बेहतर की हैं, आज का ही बहुत बेहतर करी हैं। पहले कुछ भी नहीं होगा, पहले बिल्कुल ही ख़त्म हो गई, तो कुछ कर दिया होगा। लेकिन आज भी कहाँ है डॉक्टर? आप चले जाओ ग्रामीण इलाकों के, शहर के अंदर पीएचसी में, सीएचसी में डॉक्टरों की व्यवस्था नहीं है। वहाँ पर वेंटिलेटर पड़े हैं तो वेंटिलेटर चलाने वाला कोई नहीं। पहली बात तो वेंटिलेटर नहीं है। वेंटिलेटर ये तो स्किल्ड जॉब है, एक प्रोफेशनल आदमी उसको चला सकता है। ऐसे ही स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की छोड़ दो, नॉर्मल डॉक्टर नहीं है। पूरे देश के अंदर, वो तो इंजेक्शन बोल दिया, पूरे देश के अंदर सबसे ज़्यादा वैक्सीन की बर्बादी वो हरियाणा में करी। ये इनकी ये कहते हैं हमारी, हमने व्यवस्था ठीक कर ली, सबसे ज़्यादा वैक्सीन बर्बाद कर दी, और किसी की जिम्मेदारी फिक्स नहीं।
जब आपको पता है वैक्सीन से जान बचेगी, जान की कीमत कुछ है या नहीं इस देश के अंदर? और जान अगर उस तरीके से बचनी थी तो फिर उसको सारी तैयारियां वो करें। और अब कब तक ये करेंगे? दवाई नहीं है, वैक्सीन बनवाई नहीं, ऑर्डर दिए नहीं, तो अब कहते हैं कि भाई हम तो 3 महीने बाद ये दूसरी डोज लगाएंगे। पहले कहते थे 28 दिन के अंदर वो लगानी है। अब बाहर से दूसरे देशों के जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने कह दिया कि ये गलत कर रहा है भारत। रामदेव की दवाई भी तो खरीदी जा रही है। रामदेव की दवाई खरीद के वो तो उसके ऊपर तो बहुत तरह के विवाद भी चल रहे हैं। और वो दवाई क्या है? मैं पाड़ू घास और उबाल दूँ और उसमें कुछ और मिला दूँ, ये रामदेव की दवाई है। उनके खुद के सीएम उनके मर गए। डॉक्टरों के ऊपर किस तरह की बातें उन्होंने करी, इसीलिए पूरा IMA, मैं तो एक वीडियो देख रहा था और बहुत किसी साथी ने ये बात रखी बड़ी बेबाकी के साथ कि डॉक्टरों के ऊपर उन्होंने टिप्पणी करी और ये कहा कि भाई डॉक्टर अपने आप को नहीं बचा पाए तो हमें क्या बचाएंगे और लोगों को बचाएंगे। बाकी बाद में उससे बैक ट्रैक भी करना पड़ा उन्हें, लेकिन डॉक्टरों ने जिस तरीके से उसका सामना किया इस पूरे मामले का तो वो काबिले तारीफ है। लेकिन दूसरे लोगों के ऊपर भी उन्होंने उसी के अंदर बहुत टिप्पणियां करी थी कि टीचर, मास्टर को कह रहे टीचर, यानी कि ये टी चढ़ता है, खाना चढ़ता है, कुछ और नहीं करता है। ऐसे ही उन्होंने इंजीनियरों का मजाक उड़ाया और लोगों का मजाक उड़ाया। तो ये हालात आज ऐसे हैं कि सरकार नाम की देखिए कोई चीज़ है नहीं तो ये सारी चीज़ें कंट्रोल होती। और राम नाम के नाम पर जिस तरह की लूट मची हुई है वो भी आप सब लोगों ने देख लिया। पहले वैसे चंदा खाते थे, अब तो ये सार्वजनिक हो गया। ये सार्वजनिक हो गया। 2-4 दिन के अंदर ही 2 करोड़ की प्रॉपर्टी 18 करोड़ में बेच दी। और अभी तक किसी श्रेष्ठ, जो इनके श्रेष्ठ तो कहाँ बचे हैं, शीर्ष नेतृत्व, श्रेष्ठ तो है नहीं, घटिया है, जो शीर्ष नेतृत्व है उसकी तरफ से भाजपा का किसी का भी खंडन नहीं आया कि ये इस तरीके की चीज़ है, ये गलत आरोप है या हम इसकी जांच करवाएंगे। यही मामला जब हुआ था UPA के टाइम में तो कितना बवाल, DLF का और इसके मामले में फ़र्क क्या है? दोनों एक ही तो मामले हैं। उनके ऊपर भी तो यही आरोप थे। तो कहाँ केस दर्ज हुए भाई? कौन सी कार्रवाई बनी?